हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में, है ना। तो वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल की जो सबसे सही डेफिनेशन है वो है, मैंने 2 लाइन बताई थी कि नेम्ड मेमोरी लोकेशन इज नोन एज मेमोरी लोकेशन इज नोन एज वेरिएबल। किसी मेमोरी लोकेशन के नाम को आप वेरिएबल कहते हैं। दूसरी चीज ये है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड एट रन टाइम ऑफ योर प्रोग्राम। और वेरिएबल की वैल्यू जो है प्रोग्राम की रनिंग के दौरान कभी भी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज जो है ये आपका है ना, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसको हम देखेंगे। सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग आईडीएलई जो है अपना ओपन करते हैं। आप यहाँ पर आए ऑल एप्स में और यहाँ पर देखिए पाइथन में ये आपका आईडीएलई, ये आपका पाइथन, ठीक। अब इसमें क्या है कि आप इसके बारे में, इसमें एक स्क्रिप्ट आप बना लें। यहाँ पर आपने न्यू फाइल किया और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट एक बनाए और एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद का तरीका हम आपको बताएंगे, है ना। सबसे पहली चीज, अगर आपको वेरिएबल एक डिक्लेयर करना है तो आप क्या है, किसी भी लीगल आइडेंटिफायर का आप यूज करके एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे a इक्वल टू, आप अगर आपने 10 दिया तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड जो है दैट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, इक्वल टू के जो राइट साइड है वो एक वैल्यू, इक्वल टू जो है वो आपका एक असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब लेफ्ट में रखी, राइट में रखी हुई चीज को लेफ्ट साइड ही असाइन कर देगा, इसलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब ये है कि क्या है कि आपको कि एक एक एड्रेस लोकेशन एक जनरेट होगी और उस एड्रेस लोकेशन को ए से रिप्रेजेंट किया गया है और उस एड्रेस लोकेशन पे जो वैल्यू रखी गई दैट इज 10। अगर आपको इसको प्रिंट कराना है तो प्रिंट द वैल्यू कंटेंट इन द वेरिएबल एक फर्स्ट कॉमा आपने यहाँ पर, ठीक है। इसको आप सेव कर सकते हैं, आप सेव एज करें और यहाँ पर ऑलरेडी आपके डेस्कटॉप में आपने अभी एक फोल्डर बनाया है माई स्क्रिप्ट करके, यहाँ एप्पल 172.py करके आपने इसको सेव कर दिया ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब इसको आप रन कराएं तो आप देख रहे हो कि आप एक वेरिएबल, आप यहाँ पर रन पे ऐसे जाए, रन मॉड्यूल ऐसे कराएं तो ये देखो एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन, इसका आउटपुट आ गया। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कोई वैल्यू 10 के साथ और, ठीक है। तो अब क्या है, ए एक मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करता है। मेमोरी लोकेशन मतलब अननेम्ड मेमोरी लोकेशन इज नोन एज वेरिएबल। जैसा मैंने कहा था कि ये पहली लाइन अननेम्ड मेमोरी, ये बेसिकली क्या है, ए एक ऐसा नाम है जो किसी मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है। अगर आप इस चीज को चाहें प्रिंट कराना तो ये भी हो सकता है कि अगर आईडी करके एक फंक्शन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है ना, द एड्रेस वैल्यू इंडिकेटेड बाय ए इक्वल टू, आपने कॉमा ऐसे आईडी किया, आईडी में आपने ए लिख दिया ऐसे, ठीक है। तो ये आपका जो है, अभी हम इसको रन कराएंगे तो फिर अभी हम लोग देखते हैं। इसको कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया है, रन किया, ठीक है। तो ये जो एड्रेस वैल्यू आ रही है ये किसकी है, ए की एड्रेस वैल्यू, मतलब ए जिस एड्रेस को इंडिकेट कर रहा है वो ये आपका ये, ठीक है। तो इसीलिए जो है एड्रेस वैल्यू ए क्या है, एक एड्रेस है ना, जिसपे कौन सी वैल्यू रखी हुई है दैट इज 10, है ना। तो इक्वालिटी के जो राइट रहता है दैट इज द वैल्यू, इक्वालिटी के लेफ्ट जो रहता है दैट इज द वेरिएबल, और उस वेरिएबल में जो कंटेन किया जाता है वो इस तरीके से आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। और अगर आपको एड्रेस इंडिकेट करना है किसी भी चीज पे, जो ए का अगर आपको एड्रेस दिखाना है तो आईडी करके एक फंक्शन प्रोवाइडेड है, ये आपका क्या कहते हैं एक एड्रेस है, ये आपको देगा,
ठीक है, ये आपको मतलब कि उस एड्रेस को आपको निकाल के दे रहा है जो ए के थ्रू इंडिकेट हो रहा है। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। आईडी क्या करता है, एड्रेस वैल्यू को, जो मेमोरी में जो एड्रेस है उसको आपको इंडिकेट करके देता है। तीसरा एक फंक्शन है, दैट इज द टाइप। अगर आपको क्या करना है कि अगर आपको यहाँ पर एक काम ये करना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर इंटरेक्टिव मोड में आ जाए और एक वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू स्टोर हुई है ये अगर आपको पता करना है, तो आप यहाँ पर जो है टाइप फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर एक मैंने वैर करके वेरिएबल है, वैर में आपने 10 डाला तो एक वेरिएबल आपने 10 डाला है। अब आपको यहाँ क्या करना है, टाइप मतलब वैर वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू पड़ी है उसको अगर आपको दिखाना है, तो टाइप वेरिएबल जो है वो टाइप एक फंक्शन है जो ये दिखाता है। ये देखिए, ये कह रहा है कि ये इंटीजर क्लास का ये वेरिएबल आपने बनाया। अगर var इक्वल टू 10.0 कर दें और फिर आपने टाइप किया, ऐसे टाइप var किया, फ्लोट करके, क्योंकि जो है पॉइंट के बाद के नंबर जुड़े हैं तो ये फ्लोट करके इसको क्या कहते हैं, इंडिकेट करेगा। ठीक है, आगे अगर बात करें, ऐसे और भी आप कर सकते हैं। वैर अगर आप यह तरह के टाइप को पहचान लेगा, ट्रू अगर आपने दिया, ट्रू इज ट्रू एंड फॉल्स दीज आर द बूलियन वैल्यू, ये जो है इसको भी ये इंडिकेट कर देगा। टाइप आपने वैर किया तो आपको यहाँ पर बूलियन वैल्यू एंड ये आपकी इंडिकेट है ना। और अगर बात करें और आगे, ठीक है, तो वैर अगर आप फॉल्स करके भी देख लें तो टाइप जो है यहाँ पर आपने किया तो ये आपका जो है अगेन दिस इज द बूलियन। अगर एक आपने सिंगल कैरेक्टर दिया है यहाँ आपने ए, तो वो भी आपका जो है जिस टाइप से इंडिकेट होगा, दैट इज यहाँ पर आप देखें इसको भी स्ट्रिंग समझा जाएगा। और वैर इक्वल टू अगर आपने मल्टीपल कैरेक्टर से या स्ट्रिंग दे दिया तो वो भी स्ट्रिंग ही समझा जाएगा। यहाँ पर आपने यहाँ पर देख लिया टाइप ये आपका, ठीक है, तो ये आपका स्ट्रिंग टाइप। इस तरह से चीजें जो है ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। आपको वैल्यू के बारे में पता चला, आपको वेरिएबल के बारे में पता चला, आपको टाइप के बारे में पता चला, तो ये सारी चीजें ये आपको पता चला। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि कौन किस तरह के टाइप्स होते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो कुछ जो टाइप्स जो होते हैं आपके डेटा टाइप्स जो आपके पाइथन में होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर इसको कैटेगराइज किया जाए तो फर्स्ट पे आपका नंबर्स आते हैं और सेकंड वन आपका क्या आता है, आपका नन आता है, और थर्ड वन इज सीक्वेंसेस आते हैं, एंड फोर्थ वन इज सेट्स आते हैं, और फिफ्थ वन इज यहाँ पर मैपिंग्स करके टाइप्स करके मैपिंग्स, इनके सब टाइप्स हैं। नंबर भी कई तरीके के होते हैं, जैसे ए है, नंबर्स में आपका इंटीजर आता है, और इंटीजर के अलावा इसमें दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट। फिर क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, इसमें दैट इज, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो आपका नन में नन दैट इज indicates the null value। नल वैल्यू को पाइथन में इंडिकेट करने के लिए नल जो होता है, एब्सेंटिज्म ऑफ एनी वैल्यू इज नोन एज नल। एक वैक्यूम वैल्यू को डिफाइन करने के लिए आपका नल जो होता है वो आपका है आपका वो नन से इंडिकेट किया जाता है यहाँ पर पाइथन। सीक्वेंसेस में अगर आप यहाँ पर देखें,
सीक्वेंसेस में जब आप एक तरह के कुछ लिस्टिंग को सपोर्ट करने वाले कुछ टाइप्स होते हैं सीक्वेंसेस के अंदर, आप जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जो है एक रिदम में एक सीक्वेंस में एक वैल्यू लिखी जाती है, दैट्स वाई, है ना। और टपल में भी अगर आप देखें, टपल में भी एक सीक्वेंस होता है, 0 1 2 इंडेक्स ऑलरेडी होते हैं, और इसी तरह से लिस्ट में भी होते हैं सीक्वेंसेस। तो सीक्वेंसेस में आपके लिस्ट आते हैं। सेट्स, ये थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का है। जैसे मैथमेटिक्स में सेट होता है द कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट, द कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ set of elements which can be contained in any order। तो वो आप सेट मैथमेटिक्स के सेट से इसको इंडिकेट कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी इसमें कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, पहली चीज। इसमें वैल्यू का रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये ध्यान देना कि कभी भी डुप्लीकेट एंट्री सेट में अलाउड नहीं होगी, है ना। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, इसको ही सेट बोलते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में ये भी। मैपिंग्स में अगर हम लोग बात करें, मैपिंग्स में हमेशा की और वैल्यू का पेयर टाइप का कंसेप्ट इसमें वर्क करता है। डिक्शनरी की बात करें, DI डिक्शनरी, ये डिक्शनरी जो है, ये जो टाइप है, इसमें हमेशा की और वैल्यू के फॉर्मेट में वैल्यू होती है। तो ये आपका क्या कहते हैं, आपका जो है डिक्शनरी जो डेटा टाइप है वो आपका पाइथन में है, जो मैपिंग्स का सब टाइप कहा जा सकता है। तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो नंबर्स में हम लोग इंटीजर को इंडिकेट करना चाहते हैं। इंटीजर कैसे लिखा जाता है, कैसे नहीं लिखा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की थी। इंटीजर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो सारी चीजें। जो ध्यान देने वाली बात है वो है आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के बारे में इसमें एक्सपोनेंट वाले पार्ट भी आ सकते हैं। देख ए, जैसे ए फ्लोटिंग पॉइंट, पहले इंटीजर की बात करें। इंटीजर को ऐसे आप -10 करोगे तो ये देखो एक इंटीजर आप यहाँ पर लिख रहे हो, है ना। और पॉजिटिव इंटीजर कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं, है ना। तो आप इसको भी लिख सकते हो, ऐसे करके आप लिख ही रहे हो। अब बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में है, अगर 1.234 लिख रहे हो तो ये भी वैलिड है। और यहाँ पर देखिए आपका वो हो रहा है। और अगर आप एक्सपोनेंट में लिख रहे हो तो भी ये इसको क्या कहते हैं, इसको जो है एक्सेप्ट करेगा। A = 1 2 3 E-1 और यहाँ पर प्रिंट E करो, तो यहाँ पर देखो 12.3 आ रहा है, इस तरह से। ठीक है, और 1.23 कैपिटल E-1, तो यहाँ भी देखिए। हालांकि जो है आपका जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें ई एक्सपोनेंट के मामले में ये केस सेंसिटिविटी को ये फॉलो नहीं करता है। ये कुछ खास फीचर्स होते हैं, है ना, कि कुछ वैल्यू फॉर्मेट्स के लिए ये कहते हैं कभी भी केस सेंसिटिविटी के फीचर को कहीं कहीं सपोर्ट नहीं करता है। कुछ एक्सेप्शंस ये कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया गया। अब यहाँ पे आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आई के मैथमेटिक्स में आई के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, जैसे 2 + 3i, दैट इज, है ना। तो ये आपका क्या कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक कहा जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ लिखने के लिए कुछ तरीके डिफरेंट है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर आई नहीं, जे का फॉर्मेट जो है यहाँ इसको यूज करेंगे। A = 2 + 3g। तो ये जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक कहा जाएगा। आप यहाँ पर प्रिंट ये करें तो ये नंबर आपका हो रहा है। और इसका टाइप अगर आप देखना चाहें, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स। तो ये इसको अगर इसको आप देखें, है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये आपको एक इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ आई की जगह पे जे लिखा जाएगा, है ना। जैसे कहते हैं ये चीज किसी भी कॉम्प्लेक्स नोटेशन को
आप इस तरह से पाइथन में रिप्रेजेंट करोगे। बस ये है, नॉर्मल मैथमेटिक्स में आई लिखा जाता है, लेकिन वहां पर यहाँ पर जे से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब आते हैं बूलियन डेटा टाइप के बारे में बताते हैं। बूलियन डेटा टाइप इंटीजर का ही एक सब टाइप है। आप यहाँ पर अगर देखें, इंटीजर टाइप तो आप लोगों ने देखा है, लेकिन इंटीजर का ही एक सब टाइप था आपका बूलियन डेटा टाइप। बूलियन इंटीजर का सब टाइप क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर मेमोरी में जब ट्रू होता है वो 1 से इंडिकेट होता है, जो कहते हैं जो 0 होगा, जो फॉल्स होगा वो 0 से इंडिकेट होगा। तो ये इम्प्लिसिटली इस तरह से हैंडल होता है, तो इसको इसीलिए इंटीजर डेटा टाइप में आया गया, इसको क्या कहते हैं लाया गया है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बूलियन वैल्यू जो होती है, बूलियन का मतलब कि दो वैल्यू, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ये दो तरह की वैल्यू जो है ये आपके बूलियन डेटा टाइप्स में आपकी कहते हैं ये आपकी दिखाई गई है। जब किसी एक्सप्रेशन का आंसर या तो ट्रू है या फॉल्स है, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू जो कही जाएगी वो आपकी बूलियन वैल्यू कही जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक स्क्रिप्ट के जरिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, एक यूजर से एक ए में एक इंटीजर इनपुट करा रहे हैं। इंटीजर यहाँ पर देखो इनपुट कराया आपने यूजर से, इंटर द फर्स्ट वैल्यू, और फिर यहाँ पर इनपुट द into the second value। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रिंट करा के यहाँ देख सकते हैं कि अगर a डबल इक्वल टू b, तो डबल इक्वल टू इज व्हाट, इट इज द कंपैरिजन ऑपरेटर। ये बताता है कि a में रखी हुई वैल्यू b के बराबर है या नहीं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से रखें कि a डबल इक्वल टू बी का मतलब ए की वैल्यू अगर बी के मतलब डबल इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू डबल इक्वल टू के राइट साइड के बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ, सेव एज, और इस स्क्रिप्ट को रन करा के आपको दिखाता हूँ, है ना। तो यहाँ पर डेस्कटॉप पे मैंने आज की स्क्रिप्ट के लिए इस तरह से एप्पल 173.5 करके, तो यहाँ पर आपने इस तरह से दिया, और यहाँ फर्स्ट वैल्यू अगर आपने 10 दिया और 12, तो यहाँ पर देखिए फॉल्स आ रहा है। ये फॉल्स बता रहा है कि दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है ना। और अगर फिर यही अभी रन कराएं, अब की बार दोनों वैल्यू इक्वल रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब देखो फर्स्ट वैल्यू भी अगर मैंने 10 दिया, दूसरी वैल्यू भी मैंने 10 दिया, तो अब यहाँ पे देखो ट्रू आ रहा है। तो ट्रू ये जो है ये बता रहा है कि डबल इक्वल टू, ये मतलब कंपेयर करके बता रहा है कि हाँ दोनों वैल्यू इक्वल। तो डबल इक्वल टू इज कंपेयर, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो ये है कि इसमें आप ये जान लें कि जो है कि आपका जो सिंगल इक्वल टू हमेशा और डबल इक्वल टू में डिफरेंस कभी कभी पूछा जाता है। तो सिंगल इक्वल टू जो होता है इट इज कंसिडर्ड एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंगल इक्वल टू is considered as an assignment operator। Double equal to is considered as comparison operator। तो ये आपने कंपैरिजन ऑपरेटर की लगा आपने यहाँ पर बात, ठीक है। तो ये दो चीजें ध्यान देने वाली बात है कि जब बूलियन जो वैल्यू होती है वो हमेशा, बूलियन जो एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही इंडिकेट आंसर देता है। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। आपको बड़े रफ वे में देखना चाहें तो आप इसको इंटरेक्टिव मोड में भी करके देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, जैसे आपने यहाँ भी ले लिया,
यहाँ पर a इक्वल टू दे दिया 10 और b इक्वल टू दे दिया 20 और a डबल इक्वल टू b किया तो यहाँ देखो फॉल्स है, लेकिन b इक्वल टू b 10 अगर दे दिया तो आप यहाँ पर देखें a डबल इक्वल टू b करो तो दैट इज द ट्रू। तो ये आप इसको देख सकते हो, है ना, कि ये जो है ये आपका बूलियन एक्सप्रेशन का ये आपका कंपैरिजन जो है, ये आपका जो है कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू यहाँ बूलियन वैल्यू आ रही है आगे ट्रू या फॉल्स, है ना। ठीक है, तो अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को टाइप के अंदर कर दें तो इस एक्सप्रेशन के रिजल्ट से जो टाइप आएगा वो आपको यहाँ पर दिखा दिया है, दैट इज द बूलियन टाइप, है ना, मतलब इसका जो रिजल्ट होगा वो बूलियन टाइप का आएगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें यहाँ पर बताई, ठीक है। अब कुछ खास चीजें, हालांकि डिक्शनरी और लिस्ट और टपल्स के बारे में प्रीवियस क्लासेस में डिस्कशन हो गया, टाइम जब होगा तो और भी सारी चीजें डिस्कस होंगी। दूसरी चीज डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पर हो, जैसा कि आपके करिकुलम में बताया गया है। और अब कीवर्ड्स के बारे में बताते हैं, है ना। कीवर्ड्स क्या होते हैं? द रिजर्व्ड वर्ड्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नोन एज कीवर्ड्स, है ना। किसी लैंग्वेज के अपने जो वर्ड्स होते हैं वो आपके कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल एक उसमें देखा जाए कि जैसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल पोस्ट होती है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, है ना, तो डीएम जिसको हम लोग कहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डीएम नाम का कोई भी और किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या कहते हैं कोई पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकता, कि जैसे क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिजर्व्ड है ना, ठीक है। तो ये मतलब एक रिजर्व, तो डीएम इज व्हाट, डीएम इज अ रिजर्व वर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो उसी तरह से अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स में अगर आ जाए कि अगर आपका जैसे इफ स्टेटमेंट है, एल्स स्टेटमेंट है, आपका जैसे प्रिंट स्टेटमेंट है, तो ये सारी चीजें क्या है, दीज आर द रिजर्व्ड वर्ड्स, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस नाम का कोई वेरिएबल नहीं डिक्लेयर किया जा सकता, कोई आइडेंटिफायर नहीं डिक्लेयर किया जा सकता, ये सारी चीजें नहीं की जा सकती, है ना, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स क्या है, जो लैंग्वेज के वो वर्ड जो उसके अपने टेक्निकल पर्पस के लिए यूज होते हैं, वो आपके क्या बोलते हैं, वो आपके रिजर्व वर्ड्स, वो आपके कीवर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो ये सारी चीजें जो लैंग्वेज के अपने वर्ड्स होते हैं वो आप कीवर्ड्स कहलाते हैं। तो आप इसको क्या है, अगर आपको इसको अगर किसी आपको अपनी पाइथन लैंग्वेज के सारे कीवर्ड्स अगर आपको प्रिंट कराने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा एक कीवर्ड करके एक मॉड्यूल है, एक लाइब्रेरी है, उसको आपको मंगानी पड़ेगी। मंगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना, इंपोर्ट आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर कीवर्ड क्या है, कीवर्ड एक मॉड्यूल कहा जाएगा, या एक अभी के लिए आप समझ लो एक लाइब्रेरी है जो आपको मंगानी पड़ेगी। और ये इस लाइब्रेरी को मंगाने के बाद ये जब आपने इसको एग्जीक्यूट कराया तो ये लाइब्रेरी जो है आपके पाइथन के इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट से आकर अटैच हो गई। और फिर प्रिंट क्या किया, प्रिंट कीवर्ड और डॉट KW लिस्ट, ठीक है। तो इस तरह की ये हमने एंटर किया और यहाँ पर KW लिस्ट जो है वो आपकी जो है आपकी प्रिंट हुई। और इस तरह से ये आपका जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपका जो करंट 3.8.2 में है वो सारे के सारे प्रिंट हो गए। अब इसमें आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, चीजें देख सकते हैं क्या है, जैसे फॉल्स है, नन है, ट्रू है, एंड है, एज है, एसेट है, असिंक है, अवेट है, ब्रेक है। तो जितने भी कीवर्ड हैं वो आपके यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। जितने भी आपके एक चीज और इसमें देखने वाली बात है कि इसमें फॉल्स, नन और ट्रू ये तीन ऐसे कीवर्ड हैं जो कैपिटल लेटर से हैं, बाकी सब सारे के सारे स्मॉल लेटर से आपके यहाँ पर जो है डिक्लेयर्ड है। तो ये थोड़ा सा जो है देखने वाली बात है। तो यहाँ कीवर्ड्स के बारे में और यही सेम डिस्कशन आपका पेज नंबर 4 एंड 5 पे दिया गया है। अगले सेगमेंट में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में और ऑपरेंड्स के बारे में एक बड़ी चर्चा जो है वो हम लोग करें, ठीक है। तो यहाँ पर कीवर्ड्स
के बारे में जितना डिस्क्रिप्शन था वो हमने आपको दे दिया है। अब अगला जो टॉपिक रहेगा ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स के बारे में रहेंगे, और इसके बारे में भी अगला जो सेगमेंट है वो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं अभी की रिकॉर्डिंग, और नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स के बारे में बात